गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, अपन ने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पहला पार्ट में जब अपन ने पढ़ा था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, रूम की लोकेशंस वगैरह कहाँ पे होती हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उस बारे पर बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग पार्ट 2, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे वो दिखेगी, है ना। तो अब जैसे अपन देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ प्लानिंग, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पढ़ने के बाद हमने देखा कि ऐसे 11 से 13 प्रिंसिपल के आसपास हैं जो बिल्डिंग को प्लान करने में मदद करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, इसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो। इसके बाद जब हम और आगे बात करते हैं, फिर हमने NBCs के बारे में बात करी, नेशनल बिल्डिंग कोड। हमने बात करी कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ नेशनल लेवल पर गाइडलाइन बना दी गई हैं, जिससे बिल्डिंग बनाने में आसानी होती है और बिल्डिंग बनाने में एक होमोजीनियस और एक जैसा पैटर्न होता है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए दूसरे भी नियम आते हैं, उसे बिल्डिंग बायलॉज बोलते हैं। बिल्डिंग बायलॉज का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बायलॉज का मतलब ये होता है कि भाई हम जब बिल्डिंग को बनाएंगे तो भाई लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो नियम फॉलो किए गए होंगे, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो किसी भी बिल्डिंग को प्लान करने के लिए हमने ये 3 चीज़ों का एक मेजर रोल देखा था। तो अब हम जो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के तहत कि भाई हमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग या फिर बिल्डिंग प्लानिंग के लिए हम बात करेंगे, तो अब हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन सी चीज़ें कैसी दिखती है, कैसी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी बात करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि बिल्डिंग में हम बना रहे थे जब, तो हमने देखा प्लान कैसे बनता है, 1 BHK का प्लान कैसे होता है, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो आज हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ प्लानिंग में जब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ प्लानिंग में आप जानते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग फंक्शनल प्लानिंग जिसे हम कहते हैं कि भाई ये बिल्डिंग किस फंक्शन के लिए बन रही है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बिल्डिंग बनाने के बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम बात करें पहले नंबर पे फिर से कि भाई ये बिल्डिंग या तो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या इंस्टीट्यूशनल है या फिर इंडस्ट्रियल है। तो भाई पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये बिल्डिंग का फंक्शन क्या है। तो हमने पहले पता किया भाई हमारी बिल्डिंग रेजिडेंशियल है। फिर है इंट्रोडक्शन। तो भाई बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ब्रीफ चाहिए हमें, हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन कि भाई बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर आता है अगला, फैक्टर्स कंसिडर फॉर स्टडिंग ऑफ साइट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइट को स्टडी करने के काम आएंगे। भाई हमें बिल्डिंग के प्लान में भी साइट सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइट सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिक्स ऑफ प्लानिंग में लगती हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई पहले फंक्शनल प्लानिंग, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा फैक्टर्स कंसिडर साइट सिलेक्शन और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं फंक्शनल प्लानिंग किसे बोला जाता है। फंक्शनल प्लानिंग मतलब कि आप प्री रिक्वेसाइट और एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले भाई ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो पहले से रिक्वायर्ड है और किस सामने वाला जो कस्टमर है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये वाली बिल्डिंग बनाना है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, आप पहले उससे ये पूछेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है प्लानिंग इम्पार्ट गुड एनवायरनमेंट और लिविंग, वर्किंग और रिक्रिएशन। तो जो प्लानिंग है वो पूरे हमें इन्वॉल्व उस काम को करती है एक अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए, लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए, वर्किंग एक्टिविटीज़ के लिए, और जो भी हम रिएक्शन मतलब कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये जब हम फंक्शनल प्लानिंग की बात करेंगे तो फंक्शनल प्लानिंग में हमें ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि हम हमारे कस्टमर को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, इससे उससे वर्किंग में, रहने में, लिविंग एक्टिविटीज़ में कोई भी दिक्कत ना आए। फिर इसके बाद जब बात आती है, अगला पॉइंट आता है कि वेल बिल्ट एंड वेल प्लान्ड और एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल लिविंग विद द एनवायरनमेंट रिक्वायर फॉर बिल्डिंग अप ऑफ हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटीफुल, चेयरफुल एंड पीसफुल लाइफ। मतलब कि एक बिल्डिंग जो अच्छे से बनी हुई हो, अच्छे से प्लान्ड हो, एफिशिएंट हो, कंफर्ट, अपना कंफर्ट मैक्सिमम दे, विथ वो भी प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ, बिल्डिंग के जो लोग रहते हैं उनको खुश, समृद्ध और अच्छा, मतलब कि अच्छा मेंटेन करती है। तो हम जब बात करते हैं उसको बनाने के लिए, ये हमारे अच्छी प्लान, अच्छी बिल्डिंग जो बनी हुई बिल्डिंग है, ये हमारे जो इनमेट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर एक चेयरफुल, एक खुशी का माहौल देती है। इसी वजह से हमारी बिल्डिंग हम बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे बनाते हैं और हम इसे बहुत ध्यान से रखते हैं कि भाई ये कम से कम हमारे बिल्डिंग में हम हमारे कस्टमर को मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट दे पाएँ। फिर बात आती है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन मतलब कि फंक्शनल प्लानिंग के बाद हम बात करते हैं कि हमें अब क्या ज़रूरी है। अगला पॉइंट है प्लानर, जो बिल्डिंग को प्लान करेगा। प्लानर कीप्स द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंटीरियर ऑफ स्पेस फॉर बेटर रिजल्ट एंड इकोनॉमी। तो देखो, बिल्डिंग को प्लान करते समय ही हम यदि ये ध्यान रखें कि हमें कौन सा स्पेस कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा पैसा भी हमें, मतलब बजट को हम ध्यान रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में बजट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम उस बजट को पहले ध्यान रखेंगे भाई, उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब प्लानिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मकान में इंटीरियर देना है नहीं देना है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, स्पेस की लोकेशन, जैसे मतलब कि भाई जो फर्नीचर है उसे कहाँ रखना है। उसके बाद हम उसकी इकोनॉमी को देखते हुए दोनों चीज़ों का सेटअप सब बराबर बिठा लेंगे। दूसरा लिखा है मोर ओवर इट हैज़ अ को रिलेट द साइंटिफिक फैक्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड वास्तुशास्त्र। तो आप जानते हैं कि भाई ओरिएंटेशन में हम ये कहते हैं कि हमें हमारी बिल्डिंग में मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है। तो वही लिखा है कि हमें बिल्डिंग को कुछ ऐसे बनाना है कि वो को रिलेट करे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्टर, जैसे कि भाई सन सूरज से आपकी सन ईस्ट से उगता है तो ईस्ट की तरफ की फेसिंग हो। इसके बाद दूसरा कि भाई मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज का घर में हवा आना हो। ओटीएस प्रोवाइड करेंगे तो लाइट बराबर आएगी, हवा के लिए विंडो वेंटिलेशन बराबर देंगे। तो ये लिखा हुआ है कि साइंटिफिक फैक्टर्स के साथ साथ हम वास्तुशास्त्र को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि आज के डेट की बहुत कॉमन डिमांड है वास्तुशास्त्र, और वास्तुशास्त्र के बिना कोई भी बिल्डिंग प्लान नहीं होती। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब वास्तुशास्त्र, तो हमें उसको भी वास्तुशास्त्र टू अचीव मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट ऑफ रेसिडेंट। तो आप जानते हैं कि भाई वास्तुशास्त्र से हमारे जो कस्टमर जो अंदर रहता है मकान में, जो भी अंदर मकान में रहेगा, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे और फिजिकल कंफर्ट पे बहुत सारा असर करता है वास्तुशास्त्र। तो हमें वास्तुशास्त्र को देखते हुए बिल्डिंग को प्लान करना है। जैसे कि अब आप जानते होंगे कि वास्तुशास्त्र ये कहता है कि मकान में 4 कोण होते हैं, एक ईशान होता है, एक वायव्य होता है, एक नैऋत्य होता है और एक आपका दैवीय कोण होता है। ठीक है, तो अब जैसे हम जब बात करते हैं इन चारों कोनों पे, तो भाई सबका अपना अपना एक यूज़ है, सबका अपना अपना एक मतलब है। तो वास्तुशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग के तहत। तो अभी हम बात कर रहे हैं, पहले हमने फंक्शनल प्लानिंग की बात करी, जहाँ पे हमने कस्टमर की डिमांड और कस्टमर का कंफर्ट देखा। फिर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में हम ये तय करते हैं कि हमारे कस्टमर हमें स्पेस सारा बराबर मेंटेन करना है फर्नीचर का, उसके सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब का। इसके बाद हमें वास्तुशास्त्र को देखते हुए, साइंटिफिक फैक्टर को देखते हुए हमारी बिल्डिंग को उसके हिसाब से बनाना है। और वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र जो हमारा बिल्डिंग में कस्टमर जो रहेगा वो उसके कंफर्ट और मेंटल स्टेबिलिटी पे काम कर मेंटल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला पॉइंट लिखा है वन मस्ट स्टडी द साइट बिफोर प्लानिंग। तो भाई प्लानिंग से पहले एक बार जाके साइट को ज़रूर स्टडी करें, जिससे आपकी प्लानिंग करने में बहुत सी आसानी आपको होगी। अब इसके बाद जब बात आता है फैक्टर कंसिडरिंग ऑन स्टडिंग ऑफ साइट, तो अब साइट सिलेक्शन की बातें मैंने पिछली साइट में की थी कि मार्केट से पास में होना चाहिए, कि कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, वहाँ पे पहले से ड्रेनेज वगैरह सारी लाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब हम साइट को जब देखने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि भाई हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ साइट, साइट कहाँ पे है। दूसरा स्टडी ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू अदर सराउंडिंग साइट। सबसे पहले जब हम कंपैरिजन करेंगे तो भाई सबसे पहले हमने देखा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमें यहाँ बनाना है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जब हम बनाएंगे तो भाई हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये लोकेशन किधर पे है, मतलब ये वहाँ पे लिए सही जगह है कि नहीं, जहाँ पे फैमिली रह सकती है नहीं रह सकती है, क्या बताएंगे हम हमारे कस्टमर को, पहले उसके बारे में बताएंगे। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है स्टडी ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू अदर, आसपास की साइट के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे भी आपने काम किया होगा, जहाँ पे भी आप इस बिल्डिंग को बना रहे होंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप बिल्डिंग को बनाएंगे। तो आप बताएंगे कि भाई कि यार इस बाकी साइटों के रिस्पेक्ट में इसका क्या दिक्कत है या क्या फ़ायदे हैं। फिर लिखा है स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल कंडीशन। स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल मतलब कि वहाँ पे जियोग्राफी क्या कहती है। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब होता है कि भाई उसका सरफेस कैसा है। कुछ सरफेस में पेड़ पौधे ज़्यादा लगे होते हैं, कुछ सरफेस में पहाड़ी होती है, कुछ सरफेस में गड्ढे होते हैं, कुछ सरफेस में अनइवन शेप होता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो हम जाते हैं जब वहाँ चेक करते हैं कि भाई वहाँ के जियोग्राफिकल सरफेस कैसा है। एंड जियोलॉजिकल कंडीशन, जियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? जियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे हम बात करते हैं ज़मीन के अंदर की क्या स्टेटस है। मतलब कि ज़मीन के अंदर जब हम बात करते हैं तो जियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो सिर्फ साइंस ज़मीन के अंदर की बात करती है कि ज़मीन के अंदर में क्या स्टेटस है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप ज़मीन खोदेंगे तो 5 फीट 6 फीट के आसपास आज की डेट में सिंपल सॉइल निकलती है, लेकिन 6 फीट के बाद एक हैवी पत्थर लग जाता है। तो
इसीलिए वो बता रहे हैं कि भाई जब भी हम बिल्डिंग को प्लान करने के लिए जाएँ और हम बिल्डिंग को प्लान करने के लिए आगे कोशिश करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि भाई पहले हमने लोकेशन देखी, फिर हम बात करेंगे स्टडी मतलब कि उसके आसपास के साइट के कंपैरिजन में उसकी लोकेशन, फिर हम उसके बाद बात करेंगे जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। जियोग्राफिकल मतलब उसका सरफेस कैसा है, जियोलॉजिकल मतलब कि उसकी इस अर्थ के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आप जानते हैं कि भाई क्लाइमेट के हिसाब से बिल्डिंग की प्लानिंग बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि भाई जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे हम पिच्ड रूफ लगाएंगे, जिस एरिया में बारिश कम होगी वहाँ पे हम फ्लैट रूफ लगाएंगे, जिन एरियाज़ में भाई हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रॉस्पेक्टिव होगी तो हम वहाँ पे बाहर वाली वॉल में ज़्यादा विंडो देंगे। ये बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि हमें क्या करना है। तो भाई क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम हमारी बिल्डिंग को फोकस करेंगे आगे। फिर अगला है सर्वे मैप साइट। सर्वे मैप साइट मतलब कि गवर्नमेंट का एक पूरा एक मैप होता है जिसमें बताया जाता है कि भाई ये मकान किस गवर्नमेंट किस लोकेशन पे आता है, किस अथॉरिटी पे अंदर आना चाहिए, इसका अप्रूवल कैसे कराना है, किससे परमिशन लेनी है। तो ये लिखा हुआ है सर्वे मैप, देखिए आप। फिर लिखा है एवरेज एयर डायरेक्शन, हवा नॉर्मली कैसा डायरेक्शन में चलती है, उससे फ़ायदा यह होगा कि भाई विंडो की लोकेशन बनाने में आपको मदद मिलेगी। फिर लिखा है नेटवर्क ऑफ रोड पैटर्न, कौन सी किस टाइप की रोड बनती है। देखो रोड पैटर्न बहुत सारे होते हैं, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, बॉक्स पैटर्न, सर्कुलर भी होते हैं, सेमी सर्कुलर भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सी रोड वहाँ से जा रही है, क्योंकि जैसी रोड वहाँ से गुजरेगी हम उस हिसाब से मकान के सामने की ज़मीन वैसे छोड़ेंगे। तो ये भी रोड प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगला सर्विस अवेलेबल टुडे एक्सपेक्टेड टुमारो, मतलब ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो बिल्डिंग बनाने के लिए अभी हमें काम में आएंगी, जैसे पानी है कि नहीं है वहाँ पे, रोड है कि नहीं है वहाँ पे, नाली है कि नहीं है वहाँ पे, आपका जो अच्छे पानी की पाइपलाइन है कि नहीं है वहाँ पे, स्टोरेज करने के लिए वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये बिल्डिंग प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमें पता हो कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, और या फिर आएंगी तो कहाँ पे आएंगी। फिर लिखा है एक्सपेक्टेड टुमारो, मतलब ये भी होता है कि भाई हम जब काम करना शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई आने वाले समय पर यहाँ पर लाइट भी आ जाएगी, फिर यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन भी आएगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, पहले जो मकान बने थे उन घर के पीछे ड्रेनेज होता था, आजकल घर के सामने ड्रेनेज होने लगा है। तो भाई उस हिसाब से घर के सामने वो लाइन छोड़ना पड़ती है, जगह छोड़ना पड़ती है। तो ये लिखा हुआ है कि भाई सर्विस आपको तय करनी है कि कौन कौन सी सर्विस आज अवेलेबल है और कौन कौन सी सर्विस कल आएंगी, मतलब कि आज मतलब कि फ्यूचर वाले पोर्शन पे भी। फिर लिखा है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन आप जानते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ पे जैसे क्लाइमेट पड़ा वैसे एनवायरमेंट के बारे में बात करें। क्लाइमेटिक मतलब मौसम, और एनवायरमेंट आपका आसपास के पेड़ पौधे कितने हैं, वहाँ पे आसपास क्या है। फिर लिखा हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल विच हैव टू बी इनकॉर्पोरेट, मतलब कि भाई किस ट्रांसपोर्ट से हमारी बिल्डिंग की साइट कनेक्टेड है, जहाँ पे कौन सा मटेरियल आसानी से पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, किस मटेरियल पे जाके हम बात करेंगे, वहाँ पे रोड है कि नहीं है। तो भाई ये भी चेक करना पड़ेगा प्लानिंग से पहले। फिर लिखा है टाइप ऑफ लेबर अवेलेबल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। तो मकान बनाते समय तीनों टाइप की लेबर लगती है। स्किल्ड लेबर वो होती है जो किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करती है, जैसे ब्रिक वॉल बनाना, ठीक, जिसको ब्रिक की आपकी लाइन को आपको स्ट्रेट रखना है, इसमें आपको हल्का सा भी एंगल नहीं देना, तो ये स्किल्ड लेबर का काम है अपना। इसके अनस्किल्ड की बात करें तो वो लेबर जो मटेरियल को उठा के वहाँ पे देती है, मसाला बनाती है, जो भी अपना कंक्रीट बनाएगी, जो भी चीज़ें आगे बढ़ा के वो प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो अब ये हो गई आपकी। और सेमी स्किल्ड का मतलब यह होता है कि जो भाई अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के बीच में है, मतलब कि एक ऐसी भी लेबर होती है जो कुछ काम कर लेती है लेकिन परफेक्शन नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस पे होते हैं, धीरे धीरे वो अच्छा करने की सीखने की कोशिश में होते हैं। तो अब जब हम तीनों टाइप की लेबर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसके बाद तो हमारे मकान बना पाएंगे। पता चला कि हमारे एरिया में स्किल्ड लेबर है ही नहीं और हमने प्लान उसको ऐसा कर दिया कि भाई उसे वो बना ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 12 पॉइंट हैं, साइट विजिट के दौरान हम ये हमारी प्लानिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में इसको कंसीडर करते हैं। अगला लिखा हुआ है टाइप ऑफ इक्विपमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन। भाई उस एरिया में कौन से इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई इक्विपमेंट आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम को, कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। तो हमें प्लानिंग करने के दौरान भी ध्यान रखना है कि भाई हमें वहाँ पे इक्विपमेंट कौन कौन से जो यूज़ में है हम उसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए कैसे अरेंजमेंट करना है। और फिर आखिरी लिखा है टाइम अवेलेबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क टिल फिनिश। तो इन सब के बाद हम आखिर में एक बात करते हैं भाई ये कितने दिन तक हमारा ये काम चलेगा और कब ये काम ख़त्म होगा। तो ये वैसा है कि भाई यदि हमें पता हो कि भाई ये काम हमें 6 महीने में करके देना है तो हम उसी हिसाब से बिल्डिंग को प्लान करेंगे, उसी हिसाब से बिल्डिंग को बनाएंगे कि भाई कैसे बिल्डिंग को बनना है।
तो ये कुछ वो पॉइंट है जो बिल्डिंग प्लानिंग में सबसे पहले हमें इस बारे में पढ़ना पड़ता है कि भाई बिल्डिंग को कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगेंगी। अब बात आती है, जब हमने एक बार साइट में जाके ये 12 पॉइंट्स देख लिए, उसके बाद हम जाके बात करते हैं कि आफ्टर दीज स्टडीज प्लानर मस्ट हैव इंटरेक्शन विद मास्टर और रेसिडेंट अंडर टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। तो जब आपने एक प्लानर जो है या इंजीनियर है जिसने जाके साइट कलेक्शन देख लिया, उसने फंक्शनल नीड समझ ली कि भाई हमें बिल्डिंग कैसे बनानी है, कौन सी बिल्डिंग बनानी है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो भाई उन्होंने बोला कि आगे अब इसके बाद जब बात आ रही है तो हमें जाके हम एक अपने कस्टमर से पूछेंगे कि भाई हमने ये फाइनल किया है और अब हम बिल्डिंग को बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप हम बताइए कि अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो लिखा हुआ है जो कस्टमर के साथ हम डिस्कस करेंगे, पहला होता है एम, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ बिल्डिंग। हम हमारी बिल्डिंग का भाई हमारे कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आपका पर्पस क्या है। जैसे कि वो बोल सकता है कि भाई मैं वहाँ पे सिर्फ रहने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक मेरे पास पैसा है, मुझे वहाँ पे यूज़ करना है बनाने के लिए। तो भाई उसको आप ऐसे बनाएंगे उस मकान में उतना कम से कम इंटीरियर मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देंगे। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, मुझे एक ऐसा मकान चाहिए कि जिसमें सारी फैसिलिटी होना चाहिए, वैसे मैं लगाऊंगा, बजट मेरे पास है, सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर आप उसको उस हिसाब से प्लान करोगे, ठीक है। तो ये है एम और पर्पस। दूसरा है नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग द बिल्डिंग। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इस बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे हैं, उसके हिसाब से तो रूम की लोकेशन तय होगी, ठीक है। अब रूम में कौन कौन लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ पे बनेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमें जो देखनी पड़ेगी, है ना। तो नंबर ऑफ़ पीपल उससे पूछेंगे, हमारा जो बिल्डिंग का मालिक है जो बिल्डिंग बनवा रहा है। फिर लिखा हुआ है टाइप ऑफ पीपल, देयर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब उस मकान में कौन कौन से लोग रह रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कुछ मकान में ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे एक ऐसा बंदा रहता हो जो तैयारी कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो, तो उसके लिए हमें स्टडी रूम देना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि कभी कभार उस घर में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका पूरा बिजनेस सेटअप हो, तो भाई हमें घर में स्टोर रूम देनी पड़ेगी, गाड़ी पार्क करने की जगह देनी पड़ेगी, गैराज देना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ पे गोडाउन देना पड़े। तो हम पहले पूछेंगे कि भाई हमारे जो कस्टमर है उसका किस टाइप की एजुकेशन और किस टाइप की सोच वो रखते हैं। फिर लिखा है आर्ट एंड कल्चर ऑफ पीपल। आर्ट एंड कल्चर का मतलब होता है कि भाई कभी कभार ये होता है कि भाई हम हमारे कस्टमर से पूछेंगे कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। तो हो सकता है वो ये बोले कि मुझे पेंटिंग पसंद है, हो सकता है मुझे म्यूज़िक रूम चाहिए, हो सकता है कि उसे कल्चर के हिसाब से उन लोगों के यहाँ पे घर के सामने या फिर सेंटर में एक भगवान की मूर्ति होना चाहिए या फिर एक किसी गॉड की मूर्ति होनी चाहिए वहाँ पे। तो हम उससे वो पूछेंगे, उस हिसाब से फिर बिल्डिंग को प्लान करेंगे। फिर लिखा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ पीपल। तो भाई हमें बिल्डिंग के जो मेन मेजर रोल जो लोग बिल्डिंग में रहेंगे उनसे पूछेंगे कि भाई आप बताइए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स बिल्डिंग में चाहिए। फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो जिसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है और ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जिसको मैक्सिमम देना पड़ेगा। जैसे कि स्टडी रूम मैक्सिमम फैसिलिटी में आएगा, और जो आपका पोर्च है या फिर जो आपके स्विंग है या फिर हम माने कि जैसे घर में इंटीरियर है, ये मिनिमम में आएगा। तो भाई हम हमारे कस्टमर के हिसाब से बिल्डिंग में उसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करते हैं। फिर लिखा हुआ है देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग। वो बिल्डिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई कभी कभार कस्टमर की चाह होती है कि वो कम बजट में बहुत अच्छा देख लें, और कभी कभार कस्टमर की चाहत होती है कि नहीं, हमें सिर्फ कंफर्ट देखना है। तो ये डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या हैं, और हम हमारे कस्टमर से पहले ही पूछ लेंगे कि भैया कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमें मीट करेंगे एक ही जगह पे, जहाँ पे हम ये तय करेंगे कि भाई हमारी बिल्डिंग बनेगी कैसी। इसके बाद अगले नंबर पर जो पॉइंट आती है 8वां पॉइंट, शॉर्ट लिस्ट द रिक्वायरमेंट। तो ये सब पॉइंट देखने के बाद हमने अपनी रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज़ किया और लिखा है फ्रॉम अ सर्कुलेशन डायग्राम टू डिसाइड अ फॉर्म ऑफ स्पेस फ्रॉम फॉलोज द फंक्शन टू डिसाइड वेरियस डायमेंशन पॉसिबल। मतलब कि सर्कुलेशन आप जानते हैं एक ऐसी चीज़ है जो बिल्डिंग में होनी चाहिए, मतलब कि बिल्डिंग में रूम के अलावा थोड़ी बहुत चलने की जगह होना चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वे में हो या वर्टिकल वे में हो। तो हम जब उन सब की सारी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हम सारे फाइनल एक शेप के बाद कि हम हमारी बिल्डिंग को प्लान करने के उसमें आते हैं कि जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं वो किन किन प्रॉब्लम है, किन किन पॉइंट्स को मीट कर रही है, और डायमेंशन क्या होना चाहिए रूम का, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली अभी। फिर इसके बाद जब बात आती है कि अब हमने बिल्डिंग के बारे में ये पढ़ लिया कि भाई हमें सबसे पहले जाके साइट स्टडी में क्या करना है, हमने देख लिया कि कौन कौन सी फंक्शनल नीड है हमारी, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमें अब आगे क्या करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो लिखा हुआ है कि अ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायर अ कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग ड्राइंग।
मतलब कि जब हम बिल्डिंग की ड्राइंग बनाएंगे, अभी हमने प्लानिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं हमने उसके बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या कौन कौन सी ड्राइंग लगती हैं। तो लिखा हुआ है कि अ बिल्डिंग और अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड अ कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग ड्राइंग। मतलब एक जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या फिर उसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए हम जब उसको बात करेंगे तो एक पूरी स्पेशलाइज्ड ड्राइंग लगती है जिसमें बिल्डिंग का सारी चीज़ें दिखी हैं। लिखा हुआ है दिस ड्राइंग कॉल्ड अ प्रोजेक्ट सेट। प्रोजेक्ट सेट का मतलब होता है एक पूरा सेट ऑफ ड्राइंग जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में बहुत आसानी से हमें मदद करे। फिर लिखा हुआ है आर यूज्ड बाय द लोकल प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल। तो बिल्डिंग प्लान बनाने के बाद हम उसे अप्रूव करवाएंगे, उसे बनाएंगे, उसके बाद हम उसे बिल्डिंग कंट्रोल पे देंगे। मतलब बिल्डिंग कंट्रोल जो कर रहे होंगे आसपास के लोग जो बिल्डिंग की प्लानिंग देख रहे होंगे उनसे अप्रूवल के काम आती है। एज वेल एज बाय बिल्डर, जॉइनर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वाटर, गैस एंड टेलीफोन इंजीनियर। तो आप ये जानते हैं कि रूम एक घर की बेसिक अमेनिटीज़ में आते हैं ये सारी चीज़ें। पानी का काम, बिजली का काम, ड्रेनेज का काम, प्लम्बर का काम, टेलीफोन का काम, गैस का काम, और बिल्डर जो मेजर उसे बनाता है। तो एक ड्राइंग सेट जो होता है, एक सेट ऑफ स्पेशल ड्राइंग जिसके हम प्रोजेक्ट सेट कहते हैं, वो काम आता है बिल्डिंग के प्लान, बिल्डिंग को करने में और बिल्डिंग को अप्रूव करने में, अप्रूव कराने में। फिर अगली बात आती है कि द बिल्डिंग आर डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट विद एन टीम ऑफ टेक्नीशियन एंड सर्वेयर। तो जो प्लानिंग हमें करते हैं, जो आप आर्किटेक्ट बार बार सुन रहे हैं, आर्किटेक्ट का बेसिक काम होता है कि आर्किटेक्ट बिल्डिंग को प्लान करता है, जो उसकी इंटीरियर का उसके बराबर, मतलब कि आपके शेप का, साइज़ का, कस्टमर रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है। तो अब हम बात करते हैं कि द बिल्डिंग आर डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट विद द टीम ऑफ टेक्नीशियन एंड सर्वेयर टू हेल्प प्लान और प्रोड्यूस ड्राइंग। मतलब कि जब हम बिल्डिंग को बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग को बनाएगा तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी भाई। टीम ऑफ टेक्नीशियन मतलब कि बहुत सारे लोग जो उसके लिए काम कर रहे होंगे वो, और सर्वे मिलकर उसको एक पूरा डाटा देंगे, उसके बाद वो बिल्डिंग की प्लान कंप्लीट करेगा। फिर लिखा है, इसके बाद लिखा है कि द टाइप ऑफ ड्राइंग आर डिजाइन बाय एन आर्किटेक्ट विद अ टीम ऑफ टेक्नीशियन सर्वे हेल्प टू प्लान और प्रोड्यूस अ प्रॉपर प्लान। मतलब कि जो टेक्नीशियन है वो उस टीम के बारे में जाके स्टडी करेंगे, उस प्लान के बारे में स्टडी करेंगे, सर्वे के साथ जाके उसका एनालिसिस करेंगे, उसको जब बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि भाई पूरा टीम, देखो कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, तो हम एक आर्किटेक्ट के तहत जब काम करेंगे तो उसमें टेक्नीशियन और सर्वेयर दोनों रहेंगे। इसके बाद लिखा है कि टाइप ऑफ ड्राइंग यू नीड टू नो अबाउट आर। तो देखो हमें कौन कौन से प्लान चाहिए होते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग हमें चाहिए होती है। तो पहला लिखा हुआ है लोकेशन प्लान, दूसरा लिखा हुआ है साइट प्लान, तीसरा लिखा हुआ है फ्लोर प्लान। तो ये तीन चीज़ें आपको बनानी है जब भी किसी की प्लानिंग है, जब भी किसी को बिल्डिंग को प्लान करना है। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, सॉरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस ड्राइंग में लगेंगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो जितनी ज़्यादा ब्रीफ है हम उसके बाद बात करेंगे, इसके बाद सीधे बिल्डिंग की ड्राइंग पे आ जाएंगे। तो अभी देखिए हमने बात करी, इसके बाद जब हमने बात करी कि जब बिल्डिंग को बनाते समय हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, लोकेशन प्लान का, साइट प्लान का, फ्लोर प्लान का। मतलब कि ये तीन चीज़ें हमें बिल्डिंग की प्लानिंग में ध्यान रखनी है। लोकेशन प्लान वो होता है जो बिल्डिंग की लोकेशन को बताता है, साइट प्लान वो होता है जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के काम आता है, और फ्लोर प्लान वो होता है जो बिल्डिंग के फ्लोर वाइज फ्लोर डिसाइड करता है। फिर लिखा है कि ड्राइंग फॉर न्यू बिल्डिंग रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम अ बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो आप जानते हैं कि दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के, मैंने आपको बताया था कि नेशनल बिल्डिंग कोड ये तय करता है कि बिल्डिंग बनाने की एक पूरी टीम होती है जो पहले से बिल्डिंग को बनाती है, जो बिल्डिंग को बनाते समय हमें दिखती है कि भाई आप सही टाइप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जाके ये सारी बातें गवर्नमेंट के पास ही आती हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ड्राइंग फॉर न्यू बिल्डिंग रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द बिल्डिंग कंट्रोल लाइन। तो भाई जब हम बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो जब हम बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जब हम बिल्डिंग को बनाएंगे, तो बिल्डिंग को जब बनाएंगे तो हमें भाई नई बिल्डिंग हमेशा ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि नई बिल्डिंग जो होती है वो हमेशा बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से उसे अप्रूवल चाहती है। भाई उसे बनाना में अप्रूव कराना ही पड़ेगा बनाने से पहले, ठीक है। तो द प्लानिंग डिपार्टमेंट बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बिगन। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो पहले उसको प्लान करके भेजेगा नक्शे को अप्रूवल के लिए, फिर वो सरकार वहाँ से उसको अप्रूव करेगी। फिर लिखा हुआ है द बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक दैट अ क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन मीट इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट है, जो उसका काम देखता है, जो उसको अप्रूव करता है, वो चेक करता है कि भाई ये हमारे इंडिया के जो स्टैंडर्ड को मैनेज करता है या नहीं करता, या फिर उसको वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे हमारी बिल्डिंग जो है कल को कहीं डैमेज ना हो जाए, कल को कहीं
हमारे लिए अलग वे में बिल्डिंग ना बने, हमारे नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम ये चेक करता है बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसके बाद लिखा हुआ है कि द प्लानिंग डिपार्टमेंट एक्सेस whether or not the style of proportion of the proposed building are appropriate for the location or not। तो जो बिल्डिंग प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है वो ये भी अप्रूव कर वो ये भी चेक करता है कि भाई जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं वो आपके आसपास के लोगों के साथ मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, बराबर डिज़ाइन है कि नहीं है, वो प्रॉपर उस लोकेशन के हिसाब से सही है कि नहीं मकान की, भाई वहाँ पे आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं। आपने कहीं पूरा मकान ऐसा बना दिया कि भाई वो कमर्शियल बना दिया और वहाँ रहने वाले रेजिडेंशियल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो ये अप्रूव करता है। अब बात आती है बिल्डिंग की ड्राइंग की। अभी हमने बात करी भाई कौन कौन सी चीज़ें हमें लगती हैं, अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की ड्राइंग की। तो पहला होता है साइट प्लान, दूसरा होता है प्लान, तीसरा होता है एलिवेशन, चौथा होता है सेक्शन। तो मैंने आपको बताया था किसी भी बिल्डिंग की प्लानिंग में ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, साइट प्लान, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। साइट प्लान का मतलब होता है एक वो प्लान जो हमें बताता है कि हमारा प्लॉट कहाँ पे है, हमें मकान कहाँ पे बनाना है। प्लान का मतलब टॉप व्यू होता है, वो ये बताता है कि आपके बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, रूम कहाँ है, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है। फिर बात आती है एलिवेशन की। एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू, बिल्डिंग के सामने से जो बिल्डिंग की लुक आती है, जो बिल्डिंग हमें दिखेगी सामने उसकी हाइट कितनी होना चाहिए, बिल्डिंग का डोर कहाँ लगा हुआ है, बिल्डिंग अच्छी दिखेगी नहीं दिखेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर लिखा हुआ है सेक्शन। तो सेक्शन मैंने बताया था कटिंग व्यू, एक ऐसा व्यू जो बिल्डिंग को ये बताएगा कि भाई बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग। जब ड्राइंग बिल्डिंग की बनती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें लगती हैं, जो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक बेसिक बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है जिसमें आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बेडरूम है, उसके ऊपर एक डायमेंशन बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये विंडो है, सामने जो दिख रहे हैं ये डोर है। इसके बाद आप जस्ट बाजू में दिख रहे होंगे तो बाथटब लगा हुआ है, वॉशरूम लगी हुई है, फिर एक बेडरूम है, कवर्ड है, किचन है, डाइनिंग है, फिर बेडरूम है, फिर मास्टर बेडरूम, फिर लिविंग रूम। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसमें बहुत सारे आपको सिम्बॉल्स दिखे जो बिल्डिंग के प्लान को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अब हम जब बात करेंगे कि इसको बिल्डिंग के प्लान को जब कंप्लीट करते हैं तो हम उसे कैसे प्रोसेस में डालें। तो आप देखिए सामने, पहले हमें ड्राइंग को बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन से सिम्बॉल्स की क्या क्या मीनिंग है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये सिंगल शटर डोर जो बाहर की तरफ खोल रहा है। अब देखिए ड्राइंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोर की लोकेशन कहाँ है और डोर किस तरफ ओपन होता है, क्योंकि ये हमारी प्लानिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो पहले आप देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दीवार में एक ऐसा डोर लगा हुआ है जो उसके नीचे की तरफ खुल रहा है, मतलब कि रूम की जो डायरेक्शन होगी उसमें नीचे की तरफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। यदि यही डोर हम उसको अपोजिट लगाते हैं इसका जस्ट, तो ये ऊपर की तरफ खुलता। तो ये डिपेंड करता है कि रूम के अंदर खोल रहे हैं या रूम के बाहर खोल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल शटर डोर है, आप देख पा रहे होंगे वो जो हल्का सा कर्वेचर पोर्शन दिख रहा है ये दरवाजे की मूवमेंट बताता है कि दरवाज़ा किस तरफ घूमेगा, ठीक है। 90 एंगल दिख रहा है, ही दरवाज़ा घूमता है। इसके बाद सेम डोर देखिए आप, ये बना हुआ है सिंगल शटर डोर, मतलब कि एक पल्ले वाला, डबल शटर डोर मतलब कि डबल पल्ले वाला। तो हम जब बिल्डिंग को बनाते हैं, जब हम बिल्डिंग को कर रहे हैं प्रोसेस, तो आप ये देख रहे हैं सामने कि भाई डबल शटर डोर का मतलब होता है जब हम दो दरवाजे वाला जो बिल्डिंग बनाते हैं, दो दरवाजे वाला दो पल्ले वाला दरवाज़ा हम जब बिल्डिंग में यूज़ करते हैं तो उसे कैसे दिखा रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है कि एम पैटर्न में दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं सामने वो दरवाजे दोनों अंदर की तरफ बंद हो रहे हैं। यदि सेम ये दरवाज़ा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता तो हम ये करते इसको कि आप देखिए ये दरवाज़ा ऊपर की तरफ लगा होता और अपोजिट डायरेक्शन में होता। ये है आपका डबल शटर दरवाज़ा। फिर हम आगे बात करते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये है स्लाइडिंग डोर। आप देखिए खुद की एक पोर्शन दिख रहा है आपको कि कांच उसमें लगी हुई है या फिर जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो आगे मूव करेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्डिंग को प्लान करते समय आप जब बिल्डिंग को प्लान करेंगे, जब हम बिल्डिंग को अभी प्लानिंग शुरू करेंगे तो आपको ये सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये स्लाइडिंग है। इसके बाद ये जो आप छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं ये सिंक का डायग्राम है, आप खुद देखें। किचन में जो सिंक लगी होती है, साइड में एक तरफ सिंक है, सेंटर में थोड़ा सा लाफ्ट बना होता है, या फिर हम जिसको सेंटर में जो पोर्शन बना होता है जिसके ऊपर हम किचन का काम करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये सिंक है किचन की। फिर ये जो आप सामने देख रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद ये है बेसिन। आप जानते हैं कि भाई रूम में
हर अपने वॉश एरिया वगैरह रूम में एक बेसिन लगी होती है जो डेली यूज़ के काम आती है। फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका टॉयलेट की लोकेशन आप देख रहे हैं सामने। भाई ये भी दीवार के अंदर लगा हुआ है, यदि बाहर लगा होता तो इसके ऊपर की तरफ करना पड़ता। तो जस्ट आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि आपको जहाँ पे भी लगाना है आपको ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। आप जितने भी देख रहे हैं डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ध्यान से देख पा रहे होंगे आप कि किस तरफ कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। सिंक यदि अपोजिट डायरेक्शन में उसका सिंक होता है जहाँ से पानी निकलता तो भाई उसका जस्ट अपोजिट मूवमेंट हो जाता है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई इसका किस चीज़ों से क्या मतलब है। फिर अगला ये देख रहे हैं आप, तो ये आपका है बाथ टब एक बहुत कॉमन टॉपिक है, जो आजकल कॉमन मटेरियल है जो आजकल हर मकान में लग रहा है। फिर विंडो आप देखिए, दीवार के बीच में एक वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में से हम जब ऐसा एक कोई चीज़ बनाते हैं तो भाई इसका मतलब होता है विंडो। फिर अगला देखिए सिंक का दूसरा पैटर्न देखिए आप, जो सिंक आपने देखा वो भी एक सिंक सामने बनी हुई है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी मैंने एक सिंक बनाई है, दोनों चीज़ें। तो देखो अब जब हम बात करेंगे, जब हम रूम बिल्डिंग की प्लानिंग करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई दरवाज़ा कहाँ बनना है, दरवाज़ा कैसा खुलेगा, दरवाज़ा कैसा बंद होगा, सिंक कहाँ होगी, टॉयलेट कहाँ पे लगाना है, डायरेक्शन क्या होगी, फिर इसके बाद बेसिन कहाँ पे लगना है। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, तब तो हम इसको बना पाएंगे। तो ये बेसिक जो आपको मैंने आइडिया बताया ये वो है। अब जब साइट प्लान की बात आती है तो आप देखिए आपको एक ऐसा प्लान दिख रहा होगा सामने कि जिसमें आपको दिख रही है रोड है, आपको दिख रही है छोटे छोटे प्लॉट हैं 1 2 3 4, फिर और छोटे छोटी हैचिंग पोर्शन दिख रही है, छोटे छोटे गोल गोल आपको ट्री दिख रहे हैं या जो भी आपको पोर्शन। तो देखो ये एक साइट प्लान है जो ये बताता है कि आपकी साइट कहाँ पे। अब देखो आपका इस पोर्शन में कहीं पर भी प्लॉट हो सकता है जहाँ पे आपको मकान बनाना है। तो साइट प्लान ये बताता है कि भाई आपकी लोकेशन, प्लॉट की लोकेशन क्या है, कि भाई आपके आसपास लोकेशन से रोड की दूरी कितनी है, आपके आसपास से पानी की टंकी कहाँ रखी हुई है, आपके आसपास के बिल्डिंग के और कौन से लोग हैं, कितने प्लॉट वहाँ पे बने हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है साइट प्लान। देख पा रहे होंगे पूरा ब्रीफ में एक ड्राइंग बनी हुई है जहाँ पे पेड़ वगैरह की ड्राइंग भी है। ये सब कुछ बताता है कि आसपास ड्रेनेज कहाँ से बह रहा है, कहाँ से आपका वहाँ से इवन आपका ड्रेनेज की कहाँ से आपकी ड्रेनेज की नाली जा रही है, या फिर कहाँ से आपका पानी का पाइपलाइन आ रहा है, कहाँ से हम उस चीज़ के रोड बनाएंगे, कहाँ से रोड आ रही है, ये सब साइट प्लान में आता है। तो साइट प्लान बिल्डिंग बनाने सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो ये बताता है कि भाई बिल्डिंग कहाँ पे है हमारी। तो लिखा हुआ है साइट प्लान ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉक प्लान शोज द साइट बाउंड्री एंड ऑल्सो आउटलाइन द न्यू बिल्डिंग। मतलब कि जो साइट प्लान है वो ये बताता है कि भाई हमारे प्लॉट की बाउंड्री क्या है, हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन क्या है, एंड आउटलाइन शो करता है नई बिल्डिंग की जो आसपास बिल्डिंग बनेंगी विच आर हाईलाइटेड और लोकेशन प्लान। मतलब कि भाई आसपास की कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हो सकती हैं जिसको हाईलाइट किया गया हो, जिसको अलग से बताया गया हो कि भाई ये बिल्डिंग की ये खास बात है, तो ये आपको साइट प्लान में दिखेगा। देखो खुद के प्लान में हमें सिर्फ खुद का प्लॉट दिखता है, लेकिन साइट हमें जो साइट प्लान बनाना है उसमें सारी चीज़ें ब्रीफ करनी है। फिर लिखा है पाथ, रोड, नेबरिंग प्लॉट आर ऑल्सो शोन। तो साइट प्लान में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्लॉट जिसमें पाथ मतलब रास्ते, रोड मतलब कि आपके जो पाथ मतलब कि गलियाँ, और रोड मतलब कि आप जो नॉर्मल रोड देखते हैं सीमेंट या आपके बिटुमिनस की वो। इसके बाद नेबर प्लॉट्स के आसपास कितने प्लॉट हैं वो दिखता है। इसके बाद लिखा है दिस टाइप ऑफ प्लान इनेबल्स द बिल्डर टू मार्क आउट द साइट। तो ये वाला साइट प्लान जो होता है ये मार्किंग करने के काम आता है, बिल्डिंग का प्लान कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ प्लान इनेबल द बिल्डर टू मार्क आउट द साइट, लेआउट, ड्रेनेज पाइप एंड बिल्डिंग मैनहोल्स। मैनहोल एक टाइप का ऐसा कंपोनेंट है बिल्डिंग का, या फिर एक ऐसा कंपोनेंट है आपके ड्रेनेज का जो हर जगह आजकल आता है। आजकल आप देखते होंगे कि वो सीवर का जो गटर जिसके अंदर से, जिसके जो रोड में अक्सर ढक्कन लगा होता है, जिसके अंदर उसको खोल के कोई भी आदमी जा सकता है, उसकी साफ़ सफाई वगैरह काम आता है। तो मैन होल एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर घर में बनाई जाती है और इसको आजकल बनाना ही पड़ता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत। लेकिन ये बड़े एरियाज़ में होता है जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, छोटे एरियाज़ में यहाँ पे अभी ये दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जो मेन गटर लाइन है या मेन सीवर लाइन है वहाँ पे हमें मैन होल बनाना पड़ेगा। तो भाई जो बिल्डर है वो सबसे पहले मैन होल और सीवर लाइन की बात करेगा, क्योंकि उसके बाद ही पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। भाई बिल्डिंग का पानी कहाँ पे ड्रेन आउट होगा, तो साइट प्लान में ही हमें वो मदद मिलती है कि भाई ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ डलेगी। इसके बाद लिखा है कि इट ऑल्सो सबमिटेड टू द लोकल प्लानिंग डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल। साइट प्लान हमें बिल्डिंग से अप्रूव कराने के लिए लगता है कि भाई वो जो डिपार्टमेंट है वो ये चेक करता है कि भाई आपकी जो ज़मीन है वो आसपास की ज़मीन से लग तो नहीं रही है, आसपास के लोगों की ज़मीन आपने ले तो नहीं ली है, आसपास के लोगों की ज़मीन के साथ जब आप बना रहे हैं तो उनके रेसिडेंस को तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी जब बनेगा। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं साइट प्लान, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला लिखा हुआ है कि साइट प्लान कैन शो
साइट प्लान जो होता है वो ये भी बताता है एग्जिस्टिंग ट्री वहाँ पे हैं कि नहीं, कितने हैं, कौन से ट्री लगे हुए हैं, ट्री को काटना है कि नहीं काटना है। फिर है कि द बिल्डिंग आउटलाइन इंक्लूडिंग द रूफ, तो भाई वो ये बताते हैं कि आजकल देखते हैं आपकी बिल्डिंग का जो रूफ होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, लेकिन अपने प्लॉट में ही होता है। तो वही लिखा हुआ है कि भाई जो बिल्डिंग का जो साइट प्लान है वो ये भी बताता है कि भाई आपके बिल्डिंग में जो बिल्डिंग की आउटलाइन वो है वो कहाँ पे है, और रूफ़ कहाँ पे बनेगा, मतलब बिल्डिंग की जो रूफ़ की डायमेंशन है वो क्या होगी। फिर लिखा हुआ द मेन डायमेंशन ऑफ हाउस एंड साइट इन मीटर, तो हम जब बिल्डिंग को अप्रूव करने के लिए भेजते हैं या बिल्डिंग को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भेजते हैं तो हमें बिल्डिंग का नक्शा मीटर में बनाना पड़ता है। मीटर एक डायमेंशन है, आप चाहें तो फिट में बनाएं, आप चाहें तो सेंटीमीटर में बनाएं, आप चाहें तो मीटर में बनाएं, लेकिन गवर्नमेंट जब अप्रूव करेगी तो वो उसको उनके पास मीटर का ही डायमेंशन आना चाहिए, तभी वो नक्शे को पास करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि अगला ड्रेनेज पाइप और मैन होल की लोकेशन विच रन फ्रॉम द बाथरूम और किचन, तो आप जानते हैं ड्रेनेज का पानी मतलब गंदा पानी बिल्डिंग में कहाँ से आता है। ड्रेनेज यदि आपको कंफ्यूज करता है कि ड्रेनेज क्या होता है, तो ड्रेनेज एक ऐसी पाइपलाइन होती है जो बिल्डिंग से गंदे पानी को बाहर लेके जाती है। ये आप ऐसे समझिए कि, और देखिए उस जो बिल्डिंग में गंदा पानी दो ही जगह से आता है, एक या तो वॉशरूम से आता है या टॉयलेट से आता है या फिर किचन से आएगा। ये 3 जगह ही हैं जहाँ से बिल्डिंग से पानी बाहर आता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई वो उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे हम बिल्डिंग का जो आपके सीवर लाइन या कहाँ पे हम वो सारी चीज़ें बनाएंगे जिससे हमारी बिल्डिंग में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आए सीवर लाइन और मैन होल वगैरह बनाने में। तो लिखा हुआ है ड्रेनेज पाइप और मैन होल विच रन फ्रॉम बाथरूम एंड किचन है ना। मेन ड्रेन मतलब कि मेन नाली, जो घर के बाहर मेन नाली जा रही होगी जहाँ से पानी बाहर निकलेगा। फिर लिखा है द पोजीशन ऑफ द हाउस ऑन अ साइट, तो भाई आपके साइट में बहुत सारी साइट में एक साइट में बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं, लेकिन आप जब साइट प्लान लेके जाओगे तो भैया आप बताओगे कि भाई मेरा 25 नंबर का प्लॉट है, मैं वहाँ पे मकान बनाना चाहता हूँ, तो भाई वो आपको पोजीशन बता रहे हैं कि आपका प्लॉट कहाँ पे है, आपको कुछ ब्रीफ करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपका मकान कहाँ पे बनेगा। फिर लिखा है कंटूर लाइन विच शोज द स्लोप ऑफ लैंड, तो देखिए आप, तो कंटूर लाइन का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपने यदि कंटूर पढ़ा होगा आप जानते हैं कि कंटूर क्या होता है। कंटूर एक टाइप का सर्वे की एक टर्म है जो ये बताती है कि द सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन जाती है जो ये बताती है कि भाई हमारी ज़मीन की लोकेशन कैसी है। तो कंटूर मैप भी होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई बिल्डिंग की जो ज़मीन है वहाँ पे गहराई है या फिर पानी भरा हुआ है या फिर वो ऊंचाई है, तो ये सब कंटूर मैप से डिसाइड होता है। अब बात करते हैं फ्लोर प्लान की। तो ये देखिए आप जो सामने आपको दिख रहा है ये है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान हर फ्लोर का अलग अलग होता है, चाहे कॉमन हो या अलग अलग हो, मतलब सेम फ्लोर भी बनाएंगे आप चाहे हर फ्लोर में। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को छोड़ दें अपन तो अपन जब एक ऐसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी इंडिविजुअल बिल्डिंग की जब हम बात करें तो इंडिविजुअल बिल्डिंग में यदि 4-5 फ्लोर भी हो रहे हैं तो फ्लोर प्लान हर फ्लोर का अलग अलग होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक फ्लोर प्लान का एक बेसिक डायग्राम है। लिखा हुआ है कि अ फ्लोर प्लान इज अ टाइप ऑफ टॉप व्यू ऑफ अ बिल्डिंग विद द रूफ एंड द फ्यू लेयर्स ऑफ ब्रिक रिमूव टू शो। तो मैंने आपको बताया था कि भाई तो हम प्लान कैसे करते हैं, तो भाई आप देखिए मैंने बताया था कि भाई हम उसके रूफ़ को रिमूव कर देते हैं और उसके कुछ 3 या 4 ईंट के जो एक पूरी लेयर है उसे रिमूव करते हैं, तो उससे हमें डोर, विंडो, उसकी लोकेशन, मटेरियल, कहाँ पे वो लग रहा है, कहाँ पे उसका फर्नीचर रखना है, ये सब हम देख पा रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है। फिर लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ रूम्स। फ्लोर प्लान हमें क्या बताता है, रूम की अरेंजमेंट बताता है। कौन सा रूम कहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे सामने कि डाइनिंग स्पेस कहाँ पे है, बेडरूम 1 कहाँ पे है, बेडरूम 2 कहाँ पे है, लार्ज एरिया कहाँ पे है, कबर्ड कहाँ लगी हुई है, बेडरूम, फिर नीचे लाउंज कहाँ लगा हुआ है। फिर आगे बात करें तो ये फ्लोर प्लान हमें सब बताता है कि बिल्डिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे बनी हुई हैं। दूसरा लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ विंडोज़ एंड डोर। सबसे बड़ी बात कि भाई प्लान हमें ये बताता है कि डोर और विंडो की लोकेशन कहाँ है, दीवार से कितनी दूरी पे है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हो तो आपको सिर्फ हाइट नहीं दिखती, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस दिख जाती है कि भाई वो डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको वो एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी डोर और विंडो की कि भाई वो किस कॉर्नर से कितनी दूरी पे है, कि वहाँ पे क्या कैसे बनी गई है, मतलब मिडिल में है, थोड़ा सा साइड, जो भी वहाँ पे लोकेशन होगी वो मालूम चल जाएगी। फिर लिखा है कि फ्लोर प्लान ये भी बताता है कि ऑल टाइप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब कि भाई इंटरनल हम इंटीरियर में क्या यूज़ कर रहे हैं और एक्सटीरियर में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग में, भाई फर्नीचर कितना लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, कलर कैसा लगेगा, रूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी नहीं होंगी, रूम के बाहर क्या क्या होगा, पेड़ पौधे बनेंगे नहीं बनेंगे, गार्डन बन रहा है नहीं बन रहा है, पोर्च में क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ें फ्लोर प्लान में आती हैं। फिर लिखा हुआ ब्लॉक लेटर्स में देखिए आपकी फ्लोर प्लान आर यूज्ड बाय बिल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जॉइनर टू हेल्प टू कंस्ट्रक्ट वर्क। तो फ्लोर प्लान जो होता है वो ये बताता है कि बिल्डर को बिल्डिंग बनाने में आसानी होगी,
जो प्लम्बर है उसे काम करने में आसानी होगी, लाइन कहाँ पे डलेगी, प्लम्बर पाइपलाइन बिल्डिंग में अच्छा पानी कैसे आएगा, गंदा पानी कैसे बाहर जाएगा वो। इसके बाद लिखा हुआ है जॉइनर्स, बिल्डिंग को जॉइन करते समय जब हम बात करते हैं तो बिल्डिंग में जो लोग काम करते हैं जॉइन रहने वाले, जॉइनर मतलब कि लेबर वगैरह की बात हो रही है। फिर इसके बाद लिखा है ये मदद करती है उनको कंस्ट्रक्शन करने में कि ये बिल्डिंग बनाने कैसे। तो आप देख पा रहे हैं फ्लोर एक ऐसा प्लान है या फ्लोर प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको भी मदद करेगा भाई कि हमारी बिल्डिंग बनने के बाद होगी कैसे। अब देखिए इसके बाद अपन जब बच्चों बात करते हैं एलिवेशन की, तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप सामने मैंने आपको बताया था एलिवेशन मतलब कि आपका बिल्डिंग दिख कैसा रहा है। तो आप देखिए ये एलिवेशन एक ऐसा एलिवेशन है जो बिल्डिंग को सामने से देख के हमें मालूम चल रहा है कि बिल्डिंग हमारी कैसी दिख रही है, कौन सा कलर है, कैसे बनेगी, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, गेट कैसी होगी, डिज़ाइन कैसे होगी। क्योंकि फ्रंट व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो बिल्डिंग के लुक को मैनेज करता है। जिससे हम जैसे मान लेते हैं कि आज की डेट में हम ये बात करते हैं कि भाई सामने का फ्रंट जितना अच्छा बना है उतना ही मकान अंदर से भी उतना ही अच्छा बना होगा। उसी हिसाब से ये ध्यान रखते हैं कि भाई ये प्रोस्पेक्टिव तय करता है बिल्डिंग का कि बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, वो कितने समृद्ध हैं, वो कैसे बराबर फैमिली उनकी कैसी है। तो इसलिए एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एलिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया। एलिवेशन में देखिए डोर और विंडो की बराबर साइज़ आपको दिख रही है, रूम की हाइट बराबर दिख रही है, घर का मेन गेट आपको दिख रहा है। तो ये फ्रंट व्यू है। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शंस की। तो आप सेक्शन देखिए, अभी मैंने आपको देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले आता है बिल्डिंग का प्लान। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू। टॉप व्यू में कौन कौन से डायग्राम लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे एलिवेशन कैसे बनाते हैं, फिर हम बात करेंगे सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने बात की प्लान के बारे में। कल भी लास्ट क्लास भी हमारी प्लान पे हुई थी जहाँ पे हम साइट सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों पे बात किया हमने। फिर हम बात किया हमने कि उसकी प्लान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा सेटअप बनाना है, कौन कौन सी ड्राइंग बनानी है। फिर हम इसके बाद बात कर रहे हैं सेक्शन की। तो सेक्शन मतलब आप देखिए आप खुद, मैंने बताया सेक्शन एक कटिंग व्यू है। कटिंग व्यू का मतलब होता है कि हम बिल्डिंग के प्लान को सेंटर से काट दे रहे हैं और हमें एज्यूम करके देख रहे हैं कि बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं, कौन कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो आप देखिए सामने कि आपको एक वॉल का, एक रूम का डायमेंशन दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड पे रूम बना हुआ है जिसमें चार तरफ से वॉल आई है, सेंटर में डोर है। तो अब देखिए उसके जस्ट राइट हैंड में एक डायग्राम बना है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ज़मीन के अंदर फाउंडेशन की हाइट कितनी है, फ्लोर में कितनी लेयर है, दरवाजे की हाइट कितनी है, विंडो की लोकेशन क्या है, रूफ टॉप कौन से मटेरियल का बना हुआ है, पैरापेट वॉल किस चीज़ की बनी है। तो हम हमारे कस्टमर को ये दिखा रहे हैं कि सर देखिए ये हाँ है आप हमारी बिल्डिंग के मटेरियल जो हम बिल्डिंग के यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन इतनी गहरी जाएगी। तो देखिए प्लान में हमने टॉप व्यू देखा जहाँ हम बिल्डिंग के लोकेशन, बिल्डिंग की सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे। मटेरियल कहाँ लग रहा है, कौन सा मटेरियल कहाँ लगेगा, सोफ़ा सेट कहाँ लगना है, टीवी कहाँ लगनी है, डाइनिंग टेबल कहाँ लगनी है। एलिवेशन में हमने बात की कि फ्रंट व्यू कैसा होगा, बिल्डिंग बनेगी कैसी। लेकिन जब हम सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन वो होता है, सेक्शन जो ये बताता है कि भाई हमारी बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल कितना अच्छा बन रहा है, फाउंडेशन कितनी गहरी है, वॉल की हाइट कितनी है, डोर की लोकेशन क्या है, डोर कौन से मटेरियल का बना है, कॉलम में कौन से मटेरियल लगे हुए हैं, कॉलम में ब्रिक वर्क है कि नहीं है, आरसीसी स्लैब में कितना लोहा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, और इसके बाद पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल में कितनी हाइट है। तो सेक्शन हमारे कस्टमर की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर देता है। तो अब हम प्लानिंग के बाद नेक्स्ट क्लास में बिल्डिंग को कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ध्यान रखें, प्लान का मतलब टॉप व्यू, एलिवेशन का मतलब फ्रंट व्यू, सेक्शन का मतलब कटिंग व्यू। कटिंग व्यू में हम पूरी बिल्डिंग को काटते हैं, पूरी बिल्डिंग को देखते हैं कि कॉलम बीम स्लैब कैसे आएगा, कैसे दिखेगा, अंदर मटेरियल में फ्लोर में कितनी लेयर है, वो ये सारी चीज़ें। फ्रंट व्यू बिल्डिंग के प्रॉस्पेक्टिव को तय करता है कि बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो कितने समृद्ध हैं। और प्लान मतलब बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसके बारे में जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।